हेलो। आज हम जो अध्ययन करेंगे उसका टॉपिक है वो है शक। और शक के बारे में अगर आपने हमारे पिछले वीडियो में सुना है तो आपने शक सातवाहन संघर्ष के बारे में सुना है। शक सातवाहन संघर्ष से ही शकों के इतिहास का हम काफ़ी पता चलता है। लेकिन शक जो है वो भारत के निवासी नहीं थे और किसी न किसी रूप में ये विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने समय समय पर भारत पर अपने राज्य को कायम किया था और इस प्रकार से वो भारत के इतिहास में भी स्थान पा गए थे। शक का जो इतिहास है या उनके इतिहास का जो ज्ञान है वो अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो मुख्य रूप से चीनी स्रोत है। चीनी साहित्य से, चीनी लेखकों के जो उन्होंने वर्णन किया है उससे हमें शकों के बारे में पता चलता है। चीनी ग्रंथों में या उनके लेखकों ने शक को सही बोला है, सही बोला है या शई वांग बोला है। जो चीनी स्रोत हैं उसमें इन्हें साई वांग या शई बोला गया है। भारत में हमें शक और पहलो, चूंकि शक के समकक्ष ही थोड़ा शासनकाल पहलो का भी रहा है, वो भी आक्रमणकारी रहे हैं, तो शक या पहलो जो भी हैं इनके बारे में जो हमें भारत में जानकारी मिलती है उसके कुछ स्रोत हैं, जिसमें से है एक राजबुल का मथुरा सिंह स्तंभ लेख। मथुरा में राजबुल का जो है एक स्तंभ लेख है जिसको कि सिंह शीर्ष स्तंभ लेख बोलते हैं। वहां से हमें शक के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से सोजास का मथुरा दानपात्र लेख है। नहपान जो शक शासक था उसका नासिक और जुन्नार का गुहा लेख है। उषावदत्त जो कि नहपान का दामाद था उसका नासिक गुहा लेख है। रुद्रदामन का एक अंधो लेख है। अंधो जो है वो कच्छ की खाड़ी को उस समय बोलते थे, तो रुद्रदामन का अंधो लेख भी शकों के बारे में काफी जानकारी देता है। इसी प्रकार से रुद्रदामन का गिरनार का जो लेख है उससे भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है। गोंडो फर्नीच का तख्ते बाही लेख है। तख्ते बाही वो स्थान है जो आज के पाकिस्तान के पेशावर का यूसुफ जई क्षेत्र है, उसे तख्ते बाही बोलते हैं। वहां के लेख से भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ कालकाचार्य द्वारा जो एक कथानक रचित है उसमें भी शकों के ऊपर विस्तृत वर्णन है और विक्रमादित्य द्वारा उनको पराजित किए जाने का भी विवरण है। तो ऐसे ये भारत में इनके ये स्रोत हैं जिनसे हमें शकों के बारे में जानकारी मिलती है। शकों के प्रदेश को शकद्वीप या शक स्थान कहा गया है। जहां से इनका मूल पैदाइश हुई है या जहां के ये मूल निवासी थे उसे शकद्वीप भी बोला गया है कुछ साहित्यों में, और या शक स्थान भी बोला गया है। शक जो है अगर हम देखते हैं उनके साहित्य और स्रोतों से हम उनके मूल स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो जो शकों के बारे में पहली जानकारी मिलती है वो सीर दरिया का उत्तर में निवास करने वाली एक ये जाति रही है जो कि पश्चिम भारत के क्षेत्र के निकटवर्ती देश में थी। सीर दरिया स्थान था, वहां पर उत्तर क्षेत्र में ये निवास करने वाली एक जाति थी जो कि खानाबदोश थी। खानाबदोश का मतलब ये इधर से उधर घूमते रहते थे, इनका कोई अस्थायी ठौर ठिकाना नहीं था और इन्हें काफी बर्बर जात कहा गया है। तो इनका जो पहला स्रोत मिलता है वो सीर दरिया नामक स्थान से मिलता है। सीर दरिया, और उस जो माना गया है वो ये माना गया है कि शक जो है ये घुमंतु जाति थी, खानाबदोश थी जिसका कोई अस्थायी निवास नहीं था और ये बर्बर जाति थी। चीन के जो ग्रंथ हैं उसमें ये पता चलता है, उनके ग्रंथों के अध्ययन से ये जानकारी मिलती है कि 165 ईसा पूर्व उसके आसपास इन्हें एक
यूची, ये यूची जाति है। चीन की ये जाति थी यूची। तो 165 ईस्वी के आसपास चीन के यूची नामक जात ने इन्हें परास्त किया था और परास्त करने पर ये अपने सीर दरिया नामक स्थान से भाग गए थे। अर्थात यूची जात ने 165 ईसा पूर्व के आसपास शकों को हराया था और वहां से हरा करके उनको सीर दरिया नामक स्थान से भगा दिया था। सीर दरिया से शक जब भाग करके पहुंचे तो वो पहुंचते हैं बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया को कहीं कहीं बल्ख भी बोला गया है। तो यूची नामक जात से परास्त होने के बाद चीनी ये जो शकों की बर्बर जाति है ये वहां से भाग करके बैक्ट्रिया पहुंचती है। चूंकि बर्बर थे तो ये बैक्ट्रिया पर उस समय वहां से भाग करके आक्रमण करते हैं और उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उस समय बैक्ट्रिया पर यवनों का शासन होता है। अर्थात खुद जब ये यूची जाति से पराजित होते हैं और अपने मूल स्थान को छोड़ करके बैक्ट्रिया की तरफ भगते हैं तो बैक्ट्रिया पर यवनों का शासन होता है और यवनों को वो हरा देते हैं। इस प्रकार से उनको अपना एक दूसरा निवास मिल जाता है जो कि होता है बैक्ट्रिया। लेकिन बैक्ट्रिया पर जैसे ही अधिकार प्राप्त करते हैं शक का जो है वो यूची जात वहां पर भी पीछा करती है। अर्थात सीर दरिया से हराने के बाद यूची जात जो है इनके बैक्ट्रिया वाले स्थान पर भी पीछा करती है और वहां पर इनको फिर से परास्त करती है। जब यहां से शक परास्त होते हैं तो दो पार्ट में बट जाते हैं। अर्थात जो शकों की एक सामूहिक जात होती है वो दो पार्टों में बट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग दक्षिण की ओर चली जाती है, एक पार्ट जो है उनका दक्षिण की ओर चला जाता है और दक्षिण के पास जा करके वो कीपिन नामक स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। अर्थात इनकी जो एक ब्रांच भक्ति है साउथ की तरफ वो कीपिन नामक स्थान पर अपना अधिकार कर लेती है और इस कीपिन को कपिसा नगरी बोला गया है। तो अर्थात बैक्ट्रिया से भगने के बाद शकों का एक पार्ट कीपिन या कपिसा नगरी पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट भगता है, शकों का जो दूसरा गुट भगता है वो पश्चिम दिशा की ओर भगता है। पश्चिम दिशा की ओर भगने के बाद ये ईरान की तरफ जाते हैं। पश्चिम में ईरान पड़ता है, ये ईरान की तरफ जाते हैं और ईरान पर उस समय कौन शासन कर रहा होता है? पर्थियन लोग। तो ये पर्थियन क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर ये लगभग घटना फिर इनके भागते हारते जो समय होता है वो धीरे धीरे हो जाता है 128 ईसा पूर्व के आसपास की बात। तो वहां पर ये 128 ईसा पूर्व के आसपास फ्रात द्वितीय जो कि एक पर्थियन शासक होता है उसको परास्त करते हैं और उसको परास्त करते हैं तब तक उसका एक उत्तराधिकारी होता है आर्तमान। इन दोनों पर्थिया शासकों को ये परास्त करते हैं और ये घटना कब की होती है? ये घटना लगभग 128 से 123 ईसा पूर्व की होती है। अर्थात सीर दरिया से भागते हुए बैक्ट्रिया से परास्त होकर पश्चिम के ईरान की तरफ आकर के ये पर्थिया राजाओं को परास्त करते हैं जो कि शक्तिशाली शासक होते हैं और उनको परास्त करके ये ईरान पर अपना कब्जा करते हैं।
ईरान और ईरान का ही एक पार्ट होता है एरियाना, अर्थात जो पश्चिम की तरफ जो इनकी जाति भक्ति है वो कहां पर कब्जा पाती है, वो ईरान और एरियाना नामक क्षेत्र पर कब्जा पाती है। लेकिन यहां पर भी वो परास्त होते हैं। कुछ समय बाद ईरान क्षेत्र से भी वो परास्त होते हैं। पर्थियन अपने साम्राज्य को फिर से प्राप्त करते हैं और यहां से शक लोग भाग करके हेलमंड घाटी आते हैं। हेलमंड घाटी जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान या दक्षिण अफगानिस्तान का क्षेत्र है। दक्षिण अफगानिस्तान के हेलमंड घाटी में आकर के ये बस जाते हैं और इसी को सीस्तान बोला गया है। सीस्तान, ये और इसी सीस्तान को शक स्थान भी बोला गया है। तो जो शकों का हमको इतिहास शक स्थान होने बोला, वो अंत में जब आकर के ये हेलमंड घाटी या दक्षिण अफगानिस्तान में एक शांतिपूर्वक स्थान पाते हैं जहां पर इनको कोई परास्त करने वाला या हराने वाला नहीं मिलता है, तो यहीं पर ये रहने लगते हैं और इसी को शक स्थान या सीस्तान बोला गया है। यहां पर जब ये एक अस्थाई ठिकाना पा जाते हैं सीस्तान पर, तो ये यहां से कांधार और बोलन दर्रे के रास्ते होते हुए सिंध क्षेत्र में अपना प्रवेश करते हैं। जो इनकी पश्चिमी ब्रांच है वो सिंध क्षेत्र आती है और सिंध क्षेत्र का मतलब है कि भारत, प्राचीन भारत के क्षेत्र में ये आते हैं। इतना दौड़ भाग करने के बाद शक जो है, जो क्षेत्र होता है वो सिंध क्षेत्र हो जाता है और यहाँ पर भी वो धीरे धीरे अपना स्थान बनाते हैं और इसे वो शक द्वीप कहते हैं। शक द्वीप जो होता है, यहाँ पर ये भारतीय शासकों के अधीन हो जाते हैं और ये भारतीय शासकों के छत्रप कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इनका राज्य कायम होता है या छोटा मोटा राज्य बनता है, वहां पर क्षत्रपीय शासन प्रणाली विकसित होती है, अर्थात ये जो है छत्रप कहलाते हैं। फारस की जो एक प्रथा है उसके अनुसार शक अपने साम्राज्य के जो प्रांत होते थे वहां पर वो नए सामंतों को जो है तैनात नहीं करते थे, बल्कि उन सामंतों का जो एक राज्य चलता था वो वंशानुपरंपरागत के अनुसार चलता था, अर्थात एक छत्रप का पुत्र ही उसका अगला छत्रप बनता था। तो इस प्रकार से इनका जो पहला शासक होता है वो छत्रप कहलाता है, ना कि राजा। और जो भारत के इतिहास में देखा गया है, उत्तर भारत में चाहे वो कुशलक या पटिक, मथुरा के रंजबुल या सौराष्ट्र में महाराष्ट्र जो है वहां पर भूमक, नहपान या उज्जैन के जो चष्टन या रुद्रदामन थे, ये शासक ना होकर के इसी प्रकार के छत्रप होते हैं। लेकिन हमने आपको इतना बताया कि उज्जैन में वो छत्रप होते थे, आखिर भारत में शक आए कैसे? जो मुख्य पॉइंट है कि भारत में शक कैसे आए, ये तो सिंध क्षेत्र में आकर के बस गए, वहां क्षत्रपीय शासन प्रणाली इन्होंने विकसित किया, लेकिन भारत में शक कैसे आ गए? सीर दरिया से बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आकर के सिंध क्षेत्र में बसे। लेकिन सिंध क्षेत्र जो था वो भारत का जो है एक बाहरी लगभग सीमा थी, लेकिन ये भारत के अंदर कैसे आए कि जहां पर इन्होंने उज्जैन और महाराष्ट्र में अपना अधिकार किया। तो इसकी एक कहानी मिलती है। कहानी ये है कि उज्जैन का एक राजा होता था जिसे गर्दभिल्ल बोलते थे। उज्जैन क्षेत्र का आपने नाम सुना है। और यहाँ पर एक राजा थे
गर्दभिल, ये भारत में शकों के आने की जो कहानी शुरू होती है वो भारत के राजा, उज्जैन के राजा गर्दभिल से प्रारंभ होती है। गर्दभिल को कहीं कहीं साहित्यों में गर्दभ सेन या गंधर्व सेन भी बोला गया है। उज्जैन में गर्दभिल का शासन होता है और उस समय उज्जैन की जो प्रजा होती है वो गर्दभिल के अत्याचारों से परेशान होती है। इसके अत्याचार से परेशान होकर के जैन आचार्य कालकाचार्य उज्जैन राज्य को छोड़ देते हैं। ये जैन आचार्य कालकाचार्य हैं, ये गर्दभिल के अत्याचार से पीड़ित होकर के उज्जैन के राज्य को छोड़ देते हैं। उज्जैन के राज्य को छोड़ करके गर्दभिल पर्थियन साम्राज्य में शक जात के पास चले जाते हैं। जो पर्थियन साम्राज्य में ऐसे कब्जा करके रह रहे थे उनके पास चले जाते हैं। उस समय का जो पर्थिया का सम्राट होता है वो शकों से काफी नाराज होता है और शक सरदार को बुला करके वो कहता है कि यदि तुम अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हो तो अपने सर का भेंट हमें अर्पित करो। अर्थात वो सरदार का सर मांगता है कि कहता है कि अगर अपने परिवार की रक्षा चाहते हो तो हमें अपना सर भेंट करो। यही एक मौका होता है जब कालकाचार्य को एक अवसर मिल जाता है। आपने भारत के इतिहास में जब जब पढ़ा होगा किसी भारतीय जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए हैं उनको जब जब बुलाया गया है तब तब किसी एक भारत के ही षड्यंत्रकारी ने भूमिका निभाई है और शक आक्रमण में ये भूमिका जैन आचार्य कालकाचार्य द्वारा निभाया जाता है। तो वो शक सरदार से ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना सर ही भेंट करना है, अर्थात अपनी मृत्यु ही दे देनी है पर्थिया राजा को, तो इससे अच्छा है कि तुम सिंधु देश को चलो, अर्थात हमारे देश को चलो। शक सरदार कालकाचार्य के कहने पर भारत आ जाता है और भारत आकर के वो गर्दभिल पर आक्रमण करता है। गर्दभिल पर आक्रमण करके वो अवंती पर कब्जा करता है, अर्थात जो शकों का भारत में पहला राज्य बसता है वो होता है अवंती या उज्जैन। अवंती में इनका राज्य 14 साल तक चलता है, लेकिन इसी समय अवंती में 14 साल के बाद गर्दभिल का महाप्रतापी राजा पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है और विक्रमादित्य ये वही राजा होते हैं जिनके नाम से उज्जैन नगरी को बाद को जाना जाता है। गर्दभिल का पुत्र जब विक्रमादित्य अवंती या उज्जैन की गद्दी पर बैठता है तो वो शकों को परास्त करता है और शकों को उज्जैन से भगा देता है। शकों पर उस विजय प्राप्त करने के कारण विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत बना है। अर्थात जब शकों को विक्रमादित्य पराजित करते हैं तो इन्हीं के द्वारा पराजित होने पर विक्रमी संवत बना है। और जो विक्रमी संवत बना है अर्थात ये जो शकों को पराजित करते हैं ये 57 ईसा पूर्व के आसपास करते हैं। 57 ईसा पूर्व के आसपास करते हैं। इसलिए भारत में जो विक्रमी संवत का प्रारंभ है वो 57 ईसा पूर्व के आसपास होता है। अर्थात अगर हम विक्रमी संवत में जाना चाहें तो आज का जो हमारा वर्ष चल रहा है 2023 और इसमें अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत के हिसाब से 2080 इस समय विक्रमी संवत चल रहा है। अर्थात जो विक्रमी संवत ये राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करके चालू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, वो 57 ईसा पूर्व के आसपास
होता है, अर्थात 57 ईसा पूर्व से विक्रमी संवत का प्रारंभ होता है। और आज के साल में अगर 57 साल जोड़ दिया जाए तो विक्रमी संवत प्राप्त होता है। लेकिन 135 साल बाद, इस घटना के 135 वर्ष बाद, आफ्टर 135 ईयर्स, 135 साल बाद शकों द्वारा अवंती पर फिर आक्रमण किया जाता है। 135 साल बाद फिर अवंती पर आक्रमण होता है और इस आक्रमण में शक विजयी होते हैं। इस आक्रमण में शक विजयी होते हैं और विजयी होने के कारण शकों द्वारा शक संवत चलाया जाता है। जो विक्रमी संवत का जवाब होता है वो शक 135 साल बाद उज्जैन पर पुनः अधिकार करके विक्रमी संवत के अपोजिट शक संवत चलाते हैं। और ये जो शक संवत होता है ये होता है लगभग 78 ईस्वी, अर्थात ईसा के 78 वर्ष बाद। विक्रमी संवत और शक संवत में जो अंतर पाया गया है वो 78 और ये 57, 135 वर्ष का होता है। इस प्रकार से अगर हम शक संवत में जाएं तो आज के सन से अगर हम 78 वर्ष को घटा दें तो शक संवत का प्रारंभ होता है। तक्षशिला में इसके बाद जो एक शासक होता है वो होता है मेउस। ये तो हमने आपको बताया कि भारत में शकों का आक्रमण कैसे होता है। और विक्रमी संवत जो है आज के सन से 57 वर्ष पहले और शक संवत आज के जो सन है उससे 78 वर्ष बाद का होता है। अब जो हम देखते हैं तो जो भारत में तक्षशिला का क्षेत्र होता है उसमें सबसे पहले जो शक शासन का उल्लेख होता है उसका नाम है मेउस। मेउस का जो शासन काल तक्षशिला में होता है वो 20 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और ये वही ब्रांच है जो पश्चिम से ईरान होते हुए बाद को सिंध प्रदेश पहुंचती है। अर्थात भारत में जो सबसे पहला शक शासक सुनाई पड़ता है वो सुनाई पड़ता है मेउस। इसका जो शासन काल है वो लगभग 20 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है और इसकी पहचान तक्षशिला ताम्रपत्र में मोगा नामक शासक से की गई है। और मोगा जो है या मेउस जो है वो सबसे पहले पार्थियन सम्राटों का सामंत होता है। अर्थात ये तक्षशिला में जो होता है वो राजा नहीं होता है, क्षत्रप होता है और पार्थिया शासक के अधीन होता है। पार्थियन साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर मेउस अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करता है और जब ये स्वतंत्र घोषित करता है तो तक्षशिला के क्षेत्र में पूर्वी गांधार या पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र शामिल होता है और तक्षशिला उस समय इसकी राजधानी होती है। इस प्रकार से भारत में जो सबसे पहला अस्थाई विजेता होता है वो होता है मेउस। विक्रमादित्य के समय तो बस केवल शासन हुआ था, उसके बाद वो भगा दिए गए थे, लेकिन मेउस जो है वो भारत में पहला शक विजेता होता है। इसके पश्चात मेउस के बाद एजेज तक्षशिला का दूसरा शक शासक बनता है जिसने कि यवन के यूथिडेमस के वंशजों को हरा करके अपने राज्य को पंजाब तक बढ़ाता है। इसने उस समय यवन शासक को हरा करके उसके जो शासक होते हैं अपोलोडोट्स द्वितीय और हिप्पोस्टेटस उनकी मुद्राओं पर भी वो अपना नाम छपवाता है। एजेज के बाद जो दूसरा शासक होता है वो होता है एजली सेज जो कि एजेज का पुत्र होता है। मेउस के बाद जो शासक होता है एजेज होता है, एजेज के बाद होता है एजली सेज।
और इसके बाद फिर एक शासक होता है जिसे कि बोलते हैं एजेज 2। इसके बारे में एक जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उस समय वो 2 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पहले प्रकार की मुद्रा में मुख्य भाग पर अर्थात सामने के भाग पर यूनानी भाषा में एजेज लिखा है और उसके पीछे के भाग पर खरोष्टी लिपि में एजलिसेज लिखा है। इसी प्रकार से जो दूसरी मुद्रा पाई जाती है उसमें पहले भाग पर यूनानी भाषा में एजलिसेज लिखा है और खरोष्टी भाषा में एजेज लिखा है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि एजेज नाम के 2 राजा हुए थे, पहले एजेज, इसके बाद शक का जो दूसरा शासक है एजलिसेज और इसके बाद एजेज 2। एजेज 2 के बाद अर्थात इस शासक के बाद भारत में शकों की सत्ता का ह्रास होने लगता है, शक सत्ता कमजोर पड़ जाती है और इसके 2 कारण बताए गए हैं। अर्थात शकों का शासन काफी समय तक चलता है, 3-4 पीढ़ियों तक। इसके बाद जो शकों की सत्ता होती है वो कमजोर पड़ जाती है और इनकी कमजोरी का जो 2 कारण है उसमें है पश्चिम से गोंडो फर्नीज नामक एक जो राजा होता है वो शकों के तक्षशिला पर कब्जा कर लेता है आक्रमण करके और इस प्रकार से तक्षशिला से शकों का शासन समाप्त हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि कुषाणों ने भी उसी समय अपना प्रभाव स्थापित किया होता है और धीरे धीरे शक जो है वो कुषाणों के अधीन चले जाते हैं। तो यही 2 कारण ऐसे हैं जिसके कारण शकों का उस समय का साम्राज्य जो है कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि गोंडो फर्नीज और एक जो दूसरा शासक होता है फ्रायोटाइज उसके आक्रमण से शक शासन की नींव हिल जाती है और शक शासक जो है वो कमजोर स्थिति में चले जाते हैं। इसके बाद भारत में शक शासकों का काफी समय तक कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन काफी समय बाद पश्चिम भारत में शक के 2 वंशों का उदय होता है, अर्थात शकों के 2 वंशों का उल्लेख प्राप्त होता है। एजेज 2 के बाद भारत में कुछ समय तक शकों का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, लेकिन इसके बाद शकों के 2 वंशज या 2 वंश अस्तित्व में आते हैं। कौन कौन से वंश हैं जो पश्चिम भारत में होता है? पहला होता है शहरात वंश, जो कि महाराष्ट्र में होता है। और जो दूसरा वंश होता है वो होता है कार्दमक वंश, जो कि सौराष्ट्र में होता है या आज के गुजरात में होता है और इसके पास मालवा का भी क्षेत्र होता है। तो शकों का जो जानकारी मिलती है हमें इन्हीं 2 वंशों से मिलती है। शहरात वंश जो कि महाराष्ट्र का होता है और कार्दमक वंश सौराष्ट्र या गुजरात के क्षेत्र में पाया गया है। लेकिन आज हम जो पहले देखते हैं वो है शहरात वंश। शहरात वंश के अगर हम शासन को देखते हैं तो संपूर्ण भारत में ये महाराष्ट्र क्षेत्र में इन्होंने शासन किया होता है और एक तरह से माना जाता है कि संपूर्ण महाराष्ट्र में शहरात वंश ने शासन किया था, जिसमें कि उस समय का लाट प्रदेश और कुछ हिस्सा सौराष्ट्र का भी शामिल था या जिसे सौराष्ट्र बोलते हैं। शहरात वंश का जो पहला शासक भारत में मिलता है वो मिलता है भूमक।
ये पहला शासक होता है छैहराद वंश का भूमक। भूमक के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके कुछ सिक्के गुजरात, काठियावाड़ और मालवा क्षेत्र में मिले हैं। इसके सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लेख मिलते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस समय पश्चिम राजपूताना और सिंध का भी क्षेत्र इसके अधीन था। लेकिन भूमक का भारत में कोई अभिलेख नहीं मिलता है। और भूमक के बाद जिसका जो छैहराद वंश के शासक का उल्लेख मिलता है वो होता है नहपान। और नहपान ही एक ऐसा शक शासक होता है जो भारत में शकों के नाम पर एक विशेष स्थान पाता है। नहपान जो है छैहराद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। इसके उस समय के जो सिक्के हैं वो अजमेर और नासिक के क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि चांदी और तांबा के बने हैं। इसके जो सिक्के हैं चांदी और तांबा के मिले हैं और नासिक और जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिले हैं, अजमेर के क्षेत्र में मिले हैं। लेकिन नहपान के सिक्कों में खासियत है कि इसके सिक्के एक विशेष मानक से बनाए गए हैं। इसी प्रकार इसके कुछ सोने के भी सिक्के मिले हैं और सोने और चांदी के जो सिक्कों का अनुपात है वो 1:35 है। जो मानक है वो 1:35 का है। इसके बारे में हम क्यों बता रहे हैं कि 1:35 का है, क्योंकि उसमें का कोई गणितीय अभिलेख नहीं मिलता है। लेकिन नासिक में नहपान का जो एक अभिलेख मिलता है उसमें उसने 70,000 कासार्पण का जो मूल्य है वो 2,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर बताया है। तो इससे पता चलता है कि एक सोने का सिक्का 35 चांदी के सिक्कों के बराबर होता था। नहपान के सिक्कों पर पहली बार क्षत्रप नहीं राजन की उपाधि का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से इसका एक अमात्य जिसका नाम आर्यमन होता है उसके जुन्नार का एक अभिलेख मिला है, जो कि जुन्नार पुणे नामक स्थान पर है। उससे भी नहपान के बारे में काफी जानकारी मिलती है। नहपान जो शक शासक है उसके बारे में काफी जानकारी उसके दामाद ऋषभदत्त या उसाव दत्त का एक कार्ले जो कि पुणे नामक स्थान पर है और नासिक के अभिलेख में भी उसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। उसाव दत्त और नहपान हमने बताया कि दोनों में जमाता और ससुर का संबंध होता है। और जो उसाव दत्त होता है वो नहपान के समय में ही उसके नासिक या गोवर्धन क्षेत्र, गोवर्धन जिसको कि नासिक बोलते थे, वहां का वायसराय होता है। नासिक के गुहालेख में लिखा है कि राजस्थान में जब उत्तम भद्र नामक जात चारों तरफ से मालवियों लोगों से घिर गई थी, तो उसाव दत्त ने उस समय राजस्थान के उत्तम भद्र जाति की रक्षा की थी और उसने पुष्कर तीर्थ को भी काफी दान दिया था। इससे इस बात की पुष्टि होती है जो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब था उस समय पुष्कर तीर्थ या और जो राजस्थान का जो क्षेत्र था वो नहपान के अधीन था। इसका जो राज्य है माना गया है उसाव दत्त का, इसके दामाद का, वो अजमेर और उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला था और उस समय इसकी राजधानी मिन्नगर या नामक स्थान था, जो कि उज्जैन और भड़ौच नामक स्थान के बीच में है। नहपान जो कि शक शासक था उसने 119 से 125 ईस्वी तक शासन किया था और गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा वो परास्त हुआ था। मैंने सातवाहन वंश के इतिहास में नहपान के बारे में बताया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसको पराजित किया था और उस युद्ध में नहपान और उसका दामाद उसाव दत्त या ऋषभदत्त मारे जाते हैं। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के काफी सिक्कों को पुनरांकित कराया था, अर्थात उन्हीं सिक्कों को उसने अपने नाम से
उस पर भी अपना ठप्पा लगवाया था, उसे गलाया नहीं था बल्कि उसी को पुनरंकित कराया था, उस पर अपने नाम को खुदवाया था, जो कि जोगलथम्भी में काफी संख्या में मिले हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जोगलथम्भी नामक जो स्थान है वो नहपान का उस समय का कोषागार था या उसके मुद्रा के ढलाई का केंद्र था या टकसाल था। नहपान के बारे में इससे अधिक और कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से क्षहरात वंश में भूमक के बारे में अल्प जानकारी मिलती है और नहपान के बारे में हमने आपको जितना बताया है इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। नहपान के द्वारा जो है जब वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से युद्ध मारा जाता है, इसके बाद से उसके वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि नहपान की मृत्यु के पश्चात पश्चिम भारत में क्षहरात वंश की शक्ति का अंत हो गया था। अर्थात नहपान जो है क्षहरात वंश का अंतिम और शक्तिशाली शासक था। तो आज हमने आपको भारत में क्षहरात वंश के शकों के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम आपको जो है शकों के कार्दमक वंश के बारे में बताएंगे, जिसमें कि उस समय के प्रसिद्ध शासक इनके या जिनको कि महाक्षत्रप बोलते हैं, चष्टन और रुद्ररामन के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसी समय में हम आपको एक जो पहलो आक्रमण जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भारत के इतिहास में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आक्रमणकारियों में भारत के इतिहास में स्थान पाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।